अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, मुल्क के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। ये यकीनन पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबर है और मईशत के लिए भी एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की मईशत को भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। वो क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका क्रेडिट अपनी टीम और अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के कलीदी किरदार को सराहा है और उनका ये कहना है कि ये टीम वर्क था और कौमी यकजहती का नतीजा था और आज भी ऐसी कौमी यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो पाकिस्तान में कल एक अहम डेवलपमेंट हुई और इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन से नाअहली का केस सामने आया, जबकि आज पीटीआई की जानिब से इसको अदालत में चैलेंज भी कर दिया गया है। कल जो माहौल बना, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब की नाअहली और उसके बाद एहतजाज की सूरत हाल, और ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब जो माहौल लॉन्ग मार्च का बना रहे हैं, हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल यही वक्त है कि वो इसी वक्त देंगे, क्योंकि आज नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला माहौल बन चुका था। लेकिन इमरान खान साहब फिर आए और उन्होंने वो एहतजाज जो है उसको डिस्पर्स कर दिया। अपने कारकुनान से कहा कि वो एहतजाज को ख़त्म कर दें। क्या वजह हुई, अब इसके ऊपर बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई बैकडोर जो है वो मामलात और मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या है आगे, क्या होगा पॉलिटिकली, इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो गेस्ट मुझे ज्वाइन करें उनका आपसे तारीफ करवाऊँ। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रिजवान रजी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे नसीम सदीकी साहब, और हमें ज्वाइन किया है एजाज सैयद साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रिजवान रजी साहब, हम इस टॉपिक पर आ जाते हैं कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। जॉइंट एफर्ट है, ये वज़ीर आज़म का कहना है, कौमी यकजहती का नतीजा है। इसका हमें पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान ने इस साल बहुत सारे कर्ज लेने हैं, और कर्ज लेने के लिए जब आप जाते हैं तो आपकी रेटिंग भी मैटर करती है, और ये भी मैटर करता है कि आप किसी इस तरह की लिस्ट में तो नहीं हैं। इसलिए इसका निकल आना वहाँ से, हमारा उस ग्रे लिस्ट में से और ब्लैक लिस्ट में ना जा सकना, एक हम इसे कामयाबी कह सकते हैं। जहाँ तक ये जॉइंट एफर्ट है तो बिल्कुल जॉइंट एफर्ट है। पाकिस्तान GHQ के अंदर इस हवाले से खसूसी सेल बना था। उसके अंदर खसूसी जो आर्मी अफसर भी और सिविल अफसरान का भी एक आपस में वो बनाया गया था। और ये सेल बनाने की वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि उससे पहले 2 FATF की जो इजलास थे, जिसके अंदर हमाद अजहर साहब जो थे लेके गए थे अपना केस, दोनों दफा वो उसको मुलतवी करवा के वापस आ गए थे। तो फिर अस्करी क़यादत ने इसको अपने हाथ में लिया ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। और यूं ये उस वक्त की भी जो सिविल हुकूमत थी उसका भी इसमें किरदार था, इसको कोई डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। और लेकिन ये है कि फिर उसकी जब क़यादत जो थी, सिंबॉलिक क़यादत तो हमाद अजहर साहब के पास ही रही, लेकिन जो काम करके देने थे वो जब दिए गए, इम्प्लीमेंटेशन की गई, उसकी मॉनिटरिंग की गई, हमारे बैंकिंग सेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबके अहलकारों की एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, जिसके बाद हम ये लैंडमार्क अचीव करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात जैसा मुल्क भी जो है वो अभी तक ग्रे लिस्ट में है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे ममालिक जो है, इवन तुर्की के ऊपर भी इस ग्रे लिस्ट के साए पड़े हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का उससे बाहर आ जाना इस अमर की निशानदेही करता है कि जो आइंदा सलाब ज़दगान की बहाली के लिए जो फंड्स आएंगे वो उनकी सिक्योरिटी होगी। और कल इसी हवाले से ही एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.5 अरब की अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तान को दी जाने वाली जो कोई भी कर्ज है उसकी अप्रूवल दी है। तो ये अच्छी खबरें हैं। जी बिल्कुल और पाकिस्तानी एक थिंक टैंक के मुताबिक ग्रे लिस्ट में रहने और ब्लैक लिस्ट के बाद से $38 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। अब मईशत के लिए अच्छी खबर ये है कि अब पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनको मुस्बत जो है वो रुझान मिलेगा। हमारे साथ नसीम सदीकी साहब हैं। पॉलिटिकल एंगल देखते हैं, अगर नसीम सदीकी साहब ये ग्रे लिस्ट से
निकलने का मामला, ये क्रेडिट पीटीआई और हमाद अजहर सब कहते हैं कि ये तो सेरा उनके सर है कि उन्होंने एफर्ट की, इस हुकूमत का तो इसमें कोई किरदार नहीं है। जबकि अगर इस हुकूमत से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस केस को लेकर, और जिस में पीटीआई की गवर्नमेंट फेल रही और उन्होंने आके वो डिप्लोमेटिकली इसको बड़ा टेक्निकली हैंडल किया, तब जाकर ये उनको कामयाबी मिली है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई भी डिप्लोमेसी वाला काम नहीं था। ये आपको फैटफ ने 27 या 29 पॉइंट्स का आपको डोजियर दिया था और आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना था। और पीटीआई के दौर में अस्करी क़यादत के साथ मिल के उनके ताउन से तकरीबन 24 से 25 पॉइंट्स उनके पूरे कर दिए गए थे, जिसका एतराफ़ फैटफ ने भी किया था। तो मेरे ख्याल से ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इस तमाम मामले में पीटीआई गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा मेहनत थी। बल्कि अगर आपको याद होगा कि जब उस वक्त असेंबली में ये अमेंडमेंट्स लाई गई थी तो उस वक्त अपोजिशन ने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया था और उन्होंने शर्त आयद की थी कि नैब के कानून में ये तरामीम अगर आप ले आते हैं तो हम फैटफ में आपके साथ जाने को तैयार हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा कि हमने तो फैटफ के मामले पर उस वक्त की हुकूमत का भरपूर साथ दिया था क्योंकि ये कौमी मामला था। आप कह रहे हैं कि साथ नहीं दिया था और उस वक्त कानून साजी में ऑपोजिशन साथ थी। जी देखें आलिया, इसमें जो असेंबली की कार्रवाई होती है उसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। हमें मालूम है जब ये तमाम मामला हो रहे थे उस वक्त तकरीबन 30 से 32 अमेंडमेंट्स नैब कानून के लिए दी गई थी, जो कि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ारूक हबीब साहब और फवाद चौधरी साहब ने दिखाई भी थी। तो उस वक्त की सारी कार्रवाई का हमें इल्म है। उस वक्त अपोजिशन ने इतना ज़्यादा साथ नहीं दिया था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर भी कौमी मामला हो, वो अपोजिशन लीडर हो या हुकूमती लीडर हो, इन सब को मिलजुल के साथ चलना होता है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। पीटीआई का बहुत बड़ा किरदार था उनकी हुकूमत का। ठीक है, ये जब हुकूमत में आई अपोजिशन, जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो डेफिनेटली कोशिशें इन्होंने भी की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सफारतकारी की है, इरा रबानी खर भी वहाँ जाती रही हैं। तो ये सबकी मिलजुल के काविश है और इसका पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि अब आप यूरोप में जो है बिज़नेस आराम से कर सकते हैं, आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है। लेकिन क्रेडिट रेटिंग को हमें सिर्फ कर्ज़ों को लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी मुल्क कर्ज ले के तरक्की नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान में डॉलर आए। जितना पाकिस्तान में डॉलर आएगा उससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। अदरवाइज़ तो हम जो भी यहाँ पे अपनी मईशत है, जो काम करते हैं, जो पाकिस्तान में पैसे कमाते हैं, वो सूद की मद में हम वापस कर देते हैं। तो सोचना ये होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह बेहतर किया जाए। जब ये आपने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इनके कानून पे अमल किया है, इन चीज़ों को रोकना होगा और पाकिस्तान के अंदर जो है जो फाइनेंशियल मेजर्स जो हैं वो हमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए लेने होंगे। ये एक फर्स्ट स्टेप था जो कि मुस्बत है, लेकिन आगे अब हमें मईशत को बेहतर करने के लिए अब आगे प्लानिंग करनी होगी। एजाज सैयद, आपकी क्या राय है? ये खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, अच्छी खबर है। एक कौमी लिहाज से सब ने यकजहती का मुजाहरा किया, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। आप किसको क्रेडिट देंगे इस सारी जो कामयाबी है उसका? देखिए जी, हकीकत ये है कि ये वो मामला है जिसके ऊपर अक्रॉस पार्टी लाइन कोशिश हुई है। अक्रॉस पार्टी लाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर है, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, उसके दौर में भी इसके ऊपर काम हुआ है। आपको बता दूं मैं कि 2 एक्शन प्लान दिए थे एफएटीएफ ने, एक 2018 में दिया था और एक 2021 में दिया था। और ये दोनों एक्शन प्लान जो थे, इन पर अमल दरामद के दौरान दोनों हुकूमतें थी, पीटीआई की भी थी और अब पीडीएम की भी है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि पाकिस्तान ने अब सिस्टम्स डेवलप किए हैं 2 बुनियादी इश्यूज के ऊपर, जिनके सिस्टम्स ना होने की वजह से हमें एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला था। और वो 2 इश्यूज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू और फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है टेरर फाइनेंसिंग का, जिसमें हम पर इल्जाम था कि हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते रहे। अगर आप माजी में चले जाएं तो आपको याद होगा 2016-17 का मामला, जब उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने उस वक्त की जो
सिविल और मिलिट्री क़यादत, पर्टिकुलरली मिलिट्री क़यादत को कहा था कि इस वक्त हमें टेररिज्म के ऊपर मजीद स्ट्रिक्ट इकदाम करने होंगे, दहशतगर्द तंजीमों को बंद करना होगा। जी, जिसमें डॉन लीक्स, जिसमें एजाज डॉन लीक्स का भी फिर मामला सामने आया था। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने जब ये इकदाम करने का कहा था तो उस सारे मामले को डॉन लीक्स करार दे दिया गया था और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मासूम किया गया था। लेकिन बाद में जब हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, हम पर पाबंदियां लग गई और हमें वो तमाम इकदाम करने पड़े जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो कह रही थी। देखिए, जो सक्सेसिव जो गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन आप उनकी नीयत के ऊपर या उनकी डायरेक्शन के ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडरशिप आती है पूरे प्रोसेस के साथ आती है और उन्हें इंटरनेशनल जो सिनेरियोज हैं उनका भी इल्म होता है और रिक्वायरमेंट्स का भी इल्म होता है। तो जब भी हमने पॉलिटिकल प्रोसेस को बाईपास किया, उससे लोगों ने सियासी जो लीडर्स हैं उनको बाईपास किया और जो पॉलिटिकल विजडम है उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो हमें मसाइल का सामना करना पड़ा जो हमने किए। और फिर वो कहते हैं ना कि हाथों से बांधकर दांतों से हमें वही गिरे खोलनी पड़ी। राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे। ये तो खुशखबरी, लेकिन अब क्या पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करेंगे इमरान खान की नाअहली के बाद क्या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है। रिजवान रजी साहब, आपको क्या लगता है कि कल इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया, इमरान खान साहब की नाअहली का फ़ैसला, और उसके बाद से क्या सिनेरियो लगता है कि एहतजाज की कॉल दी थी PTI ने और वो इमरान खान साहब ने वापस ले ली। ऐसा माहौल था कि लग रहा था कि अब शायद लॉन्ग मार्च अब नहीं तो कभी नहीं वाला सिनेरियो है, क्योंकि यही वो वक्त है कि वो फौरी लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि एहतजाज भी रोक दिया, उसके लिए भी उन्होंने अपना पैगाम जारी कर दिया। तो ये क्या सिनेरियो आपको लगता है, नाअहली से लेकर एहतजाज की कॉल वापस लेना और लॉन्ग मार्च का ना होना, आगे क्या होगा? देखिए, इस तरह के वाकयात की जो खबर हुआ करती है वो तो एजाज सईद साहब के पास हुआ करती है और वो प्रोग्राम में मौजूद हैं और वो ज़्यादा तफसील से रोशनी डालेंगे। लेकिन एजाज सईद जैसे और नसीम सिद्दीकी साहब जैसे लोगों से छिन के जो इतलात हम तक पहुंची हैं, उसके मुताबिक कल इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो काफ़ी देर इस बात पे गौर करते रहे कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दें और एहतजाज की कॉल जो है वो करें। और सुना है कि 2 इजलास हुए हैं उनकी पार्टी के, लेकिन आखिरकार फिर उन्होंने वो एहतजाज कॉल ऑफ करने का फैसला किया। उसके मुख्तलिफ रीजनिंग हो सकती है, उसके लिए पार्टी की अदम तैयारी को भी एक वजह बनाया जा सकता है। उसके लिए अच्छे मतलब कि अप्रोप्रिएट टाइम का इंतज़ार भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा फैसला नहीं है कि जो ज़्यादा देर फील्ड के अंदर रहेगा। हाई कोर्ट में जाते ही इसको रिलीफ मिल जाना है। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर गए हैं, मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर नहीं जा रहे वो, और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर गए हैं। आज वो जो है उसके ऊपर कुछ एतराज़ात लग गए, मंडे को टेकअप हो जाएगी वो एप्लीकेशन और पहली फुर्सत में ही हो सकता है इसका हो जाए। जहां तक बात इसका मतलब कि बज़ाहिर PTI की पॉलिटिक्स के ऊपर पॉलिटिकली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक लार्जर देन लाइफ एक बनाया हुआ था ना इमरान खान साहब का इमेज कि वो सादक और अमीन है, उसके ऊपर बहरहाल एक धब्बा जरूर लगा है। क्योंकि मेरा मतलब है कि उससे पहले किसी अदालत ने या किसी अदालती फोरम ने, अगर हम देखें तो इनका स्टेटस जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का, वो भी एक अदालती फोरम ही है, खास तौर पे जबकि इलेक्टरल आईनी फोरम कह सकते हैं रिजवान रजी साहब, आईनी फोरम तो है लेकिन अदालती तो नहीं है।
नहीं, आईनी फोरम है, लेकिन उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बराबर का स्टेटस एंजॉय करता है। तो अगर हम प्रोटोकॉल के अंदर बात करें तो बहरहाल उसके खिलाफ, अगर उसके मेरिट्स के खिलाफ अपील जानी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में लेकिन जानी ये है। भी तो पीटीआई तो ये भी कह रही है ना कि भाई ये तो था ही नहीं मामला कि इलेक्शन कमीशन इसको देखे, वो ये फैसला ही नहीं दे सकता, तो ये उसका इख्तियार ही नहीं है, दायरा इख्तियार में ही नहीं आता, तो उसने ये फैसला जी, कैसे? जी यही मैं बात कर रहा हूँ ना। पीटीआई ने आज तक उसको टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर चैलेंज किया। कोई 8 दफा तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन मेरिट के ऊपर इन्होंने कोई ना डॉक्यूमेंटेशन फराहम की, ना उसको प्रॉपरली कंटेस्ट किया। और हाई कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आखिरी फैसले के अंदर कि अब आप इसका फैसला सुना दीजिए, तो वो उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के एन मुताबिक वो फैसला ये सुनाया। फैसला सुना दी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। इसके पॉलिटिकल कनोटेशन मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का जो इस वक्त का सियासी असूल है उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा और वो इसी तरह कंटिन्यू करेगा। ये फैसला जो है ये फील्ड के अंदर नहीं होगा। असल में पीटीआई को जो फिक्र करने की जरूरत है वो इसके बाद आने वाले फैसलों की है, जो कि रो में लगे हुए हैं और एक एक करके आएंगे अगले 1-1.5 माह के अंदर। लेकिन जाहिर है कि पीटीआई और इमरान खान सब दबाव में तो आए हैं। जिस तरह से वो लॉन्ग मार्च का एक प्रेशर था गवर्नमेंट पे, अब वो प्रेशर पीटीआई और इमरान खान के ऊपर कन्वर्ट हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी क्या राय है कि अब इमरान खान साहब को कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, जैसा कि शेख रशीद साहब भी और पीटीआई के रहनुमा भी दावा कर रहे हैं कि ये जो मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं अब ये बहुत जल्द ये खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी ऑपोजिशन की? देखिए, जो माहिर सियासत भी है और माहिर वकालत भी है, उनका भी यही कहना है कि इसमें बहुत सारे लेकुनाज मौजूद है, इस तरह का ये फैसला नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से इनको फौरी तौर पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। जिस तरह भी इन्होंने बात की मेरे भाई रिजवान रजी साहब ने कि उनके ऊपर एक धब्बा आ गया है। बात यह है कि तोशा खाना के तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन में। तो ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है कि जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये पीडीएम के नुमाइंदे हैं या उनकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब उन केसों के आपने फैसले नहीं किए तो इस केस का फैसला करने की क्या जल्दी थी। और जो मुत्तफिका 5 मेंबरान का फैसला था उसमें एक मेंबर के साइन भी नहीं है। तो जब कल पता था कि फेटफ से खबर आने वाली है, एक पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आने वाली है, तो इनको ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब और पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब का जो कद काठ है, जिस तरह उनका माजी है, मुझे याद है कि एक दफ़ा क्रिकेट मैच में मैन ऑफ द मैच बने तो उनको एक गाड़ी तोहफे में दी गई और उस ज़माने में गाड़ी बड़ी अहमियत रखती थी, तो वो गाड़ी उन्होंने अब्दुल कादिर को दे दी थी। एक सरबराह मुमलिकत बनी गाला में उनको मिलने के लिए गए थे और उन्होंने वहाँ उनको तोहफा दिया था। इमरान खान साहब ने वो भी उसको तोशा खाना में जमा करा दिया था। और मेरा ख्याल है आज रात को ही अगर कोई आप सैलाब या किसी और मामले के लिए टेलीथॉन करें तो लोग अभी भी अरबों रुपए इमरान खान को देने पे तैयार है। तो मेरे ख्याल से इस एक्ट से ना देने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये नसीम सिद्दीकी साहब, सवाल यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर ये है कि इमरान खान साहब को जो तोहफ़ मिले थे उन्होंने वो ख़रीद लिए। अब वो इतनी कीमत थी जो आइन के और कानूनी लिहाज से उनको लेनी चाहिए थी, वो भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद तरमीम करके 50 से 70% की थी, लेकिन उन्होंने 20% पे परचेज़ किए। चलें उसको भी छोड़िए, अब जो केस है जिसमें नाहिली हुई है वो मामला तो ये है कि उन्होंने जो वो तोहफे फिर उन्होंने मार्केट में सेल कर दिए। जब उन्होंने वो सेल किए हैं तो उनको अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में, तो नाहिली तो इस मामले पर हुई है ना उनको। देखिए यहाँ पे 2 मामले आ जाते हैं, एक मॉरली आ जाता है, एक आईनी और कानूनी आ जाता है। आईनी और कानूनी पे किसी ने एतराज़ नहीं किया क्योंकि तोशा खाना से आप खरीद सकते हैं, उसके बाद आप बेच भी सकते हैं। लेकिन ये मॉरली गलत बात हो जाती है कि आप किसी का दिया हुआ तोहफा मार्केट में जाके बेचे और उसको पता भी चल जाए कि उसका तोहफा बाजार में बिक रहा है, तो मॉरली तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन उसमें आईनी या कानूनी कोई खरीद सकते हैं, लेकिन सेल करने के बाद जो आपको आपके पास एसेट आया उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो ये जाहिर है कि ये आपको। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। जी दूसरी तरफ ये है कि ये FBI ने देखना है कि उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में दिया है कि नहीं दिया,
और इसमें टेक्निकल चीज़ें जो अभी रिजवान रजी साहब बात कर रहे थे, इन्हीं के ऊपर कोर्ट के अंदर बात चलेगी। ये भी कहा जाता है कि 120 दिन से अगर ज़्यादा गुजर जाए इलेक्शन लड़ने के बाद तो फिर कोई इस तरह की आप कार्रवाई नहीं कर सकते या आप कोई इस तरह की दरख्वास्त नहीं भेज सकते। तो ये जो बाकी कानूनी मामलात हैं ये अदालत में ही साबित करने पड़ेंगे कि इस तरह वो नाअहल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या स्पीकर ने जिस तरह उन्हें रेफरेंस भेजा, क्या स्पीकर मजाज है इस किस्म का रेफरेंस भेजने के। तो ये तमाम चीज़ें कोर्ट में डिस्कस होंगी और वहाँ पता चल जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है। एजाज सैयद से हम जानते हैं कि एक तरफ तो मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है या नहीं है। अब ये जो मामला एजाज सैयद अदालत में गया है, सिर्फ अदालत ये तय करेगी कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या नहीं है, और ये जो नाहली है ये सही है या नहीं है, और ये नाहली ख़त्म कर दे, या फिर वो ये मामला भी देखेगी कि इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना से तहाइफ लिए, उनको बेचा, उनको डिक्लेयर किया, ये नहीं, पूरे केस को देखेगी। ये कैसे चलेगा आगे अदालत में केस? आपका क्या इस वक्त स्टडी है? थैंक यू। मैंने अभी नसीम भाई की बातें सुनी है बड़े गौर से। मैं पहली बात जरा क्लैरिटी दे दूं सारे केस की, केस है क्या, और चीफ इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर का ऑफिस है ये क्या है। पहली बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस 1973 के आइन के तहत कायम हुआ है, और जब से ये ऑफिस कायम हुआ है तब से आज तक इस ऑफिस ने दर्जनों, एक दो नहीं दर्जनों अरकान कौमी असम्बली को जो मुंतखब हुए हैं उनको नाअहल किया है। दर्जनों में से मुतअद्दिद ऐसे वाकयात हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के तरफ से जो किए गए फैसले हैं उनको अपहोल्ड किया है, और चंद एक नजीरें ऐसी भी मौजूद हैं जिनमें स्टे था। कासिम सूरी साहब का जो केस था वो 4.25 साल तक स्टे के ऊपर रहे, और इसके बाद एक दो ऐसे वाकयात भी हैं जिनमें आला अदालतों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई जो अगर फैसला दिया गया है उसको मुस्तरद भी किया। तो पहली बात तो यह जो बड़ी जरूरी बतानी है कि ये जो बात नसीम भाई की तरफ से कही गई है कि उनका इख्तियार था या नहीं था, ये तो बिल्कुल पीटीआई का एग्जैक्टली ये मौकफ है। अगर आईने पाकिस्तान को पढ़ लें और पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लें तो फिर आपको पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार था, है या नहीं था। ठीक है, ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ना कि कितने सियासतदानों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया और उसके ऊपर कितने फैसल वाडा का तो ये हालिया एग्जाम्पल हमारे सामने है ना, अदालत ने खुद कहा था। जी, दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब वाला मामला इतना सादा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये तोशा खाना से चीजें ली, गिफ्ट खरीदे, इन पे कानूनी तौर पे कोई एतराज नहीं है, ना हो सकता है। उन्होंने कानून के मुताबिक जो भी इकदाम किए उसके ऊपर बाद लोगों को कुछ एतराजात भी हैं, लीगल लकूनास भी हैं, लेकिन ये केस नहीं है। केस ये है कि उन्होंने तोशा खाना से खरीदारी की और बाद में तोशा खाना से की गई खरीदारी को अपने जो एनुअल एसेट्स हैं उनमें जाहिर नहीं किया। और मामला यहाँ पे नहीं रुका, उन्होंने साथ एक बयान हल्फी भी दिया और ये हलफ भी दे दिया कि जो कुछ उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मामला है ये फौजदारी मामला भी है, और खाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नाअहल नहीं किया बल्कि 120 दिन के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होके अदालत को कार्रवाई का 120 दिन के अंदर कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया है। यानी कि मिस डिक्लेरेशन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम न सिर्फ इमरान खान साहब पे लगा है बल्कि उसे डिक्लेयर कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब जाहिर है पीटीआई को इस बात का राइट है कि वो अदालतों का दरवाजा खटखटाए, और अदालतों के लिए भी ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए कि ये 5 मेंबर से 4 मेंबर्स कल अदालत में मौजूद थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मौजूद थे, इत्तेफाक से मैं वहां पर मौजूद था। एक मेंबर के बारे में पता चला उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आए।
तो 5 मेंबर्स का मुत्तफिका फैसला पढ़ के सुनाया गया है। अदालतें भी ऐसे मामले को जिसमें 5 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर्स मुत्तफिका फैसला दे रहे हैं, तो अदालतें भी इतनी आसानी से इस मुत्तफिका फैसले को रिजेक्ट नहीं कर सकती। आलिया, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, मुझे मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल, इल्तवा हो सकता। जी नसीम सिद्दीकी साहब। मेरा दोस्त एजाज सैयद माशाल्लाह, इसकी बहुत ज़्यादा, मुझसे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बड़े इन्होंने अच्छे नुकात बताए, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं इन्हीं से पूछूंगा। एक तो ये है कि जब 5 मेंबरान के सिग्नेचर मौजूद नहीं है, अगर 4 के मौजूद हैं और 1 का मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे आप मुत्तफिका फ़ैसला, जब तक तहरीरी मुत्तफिका फ़ैसला सिग्नेचर के साथ ना हो, आप उसको अनाउंस नहीं कर सकते, उसकी कानूनी हैसियत पे भी हरफ उठते हैं। फिर आपने जिस तरह कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल इख्तियार होते हैं, लेकिन उनकी डोमेन्स हैं, जो चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड हैं, इलेक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड है, वहाँ पर तो वो अपने फैसले ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई FBR का मामला है या कोई और चीज़ है, वहाँ पे जैसे कि फैसल वाडा का मामला भी था ना, नाहिली का 63 आर्टिकल के तहत, फैसल वाडा की भी तो नाहिली का मामला था, अदालत ने कहा था इलेक्शन कमीशन को और उनको नाहिल किया गया था। तो ये तो एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। नहीं देखिए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ पे कोई और अगर मामला निकल आता है कि फैसल वाडा सुप्रीम कोर्ट से कोई बात गलत करते हैं, तो वो उसके ऊपर उनको सजा दे सकते हैं। लेकिन फैसला तो हो गया ना, इलेक्शन कमीशन ने कर तो दिया ना। मुझे लगता है कि तो मामला ये भी अब जाहिर है कि कोर्ट में। यहाँ पे ब्रेक शामिल करके बाद जब हम वापस आएंगे तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या खबर गर्म है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल क्यों वापस ली और इसके ऊपर अब आगे क्या लाहे अमल तय करने जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान की नाहली के बाद से क्या सिनेरियो सियासी तौर पर डेवलप हो सकता है, PTI पर कितना प्रेशर है, क्या वो अपने जो अहम फैसले लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाएगी। एक ख़बर तो ये भी है कि कोई बैकडोर हुकूमत के साथ PTI के मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। रिजवान रज़ी साहब, आपका क्या तज्ज़िया है इस वक्त, क्या इमरान खान साहब इस प्रेशर में आके उनको नाहली का सामना है तो वो मुज़ाकरात के लिए हामी भर लेंगे और हुकूमत की कोई बात मान सकते हैं? देखिए, सियासी कुव्वतों के अंदर राब्ते जारी रहते हैं और कभी भी वो नहीं टूटते। 2 दिन पहले, आज अंसार अब्बासी साहब की खबर छपी है, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान जो है वो राब्ते हुए हैं और उसके दौरान जो है वो मुज़ाकरात करने के ऊपर जोर दिया गया है। ये खबर वहाँ से फूटी जब अपना शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 4 साल हमें गालियाँ देने के बाद अब वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आ गए हैं, तो मैं फिर भी उनको वेलकम करता हूँ मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर। तो वहाँ से इस खबर का इशारा हुआ कि शायद कोई वहाँ PTI जो है वो करना चाह रही है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासी कुव्वतें, अगर सियासी कुव्वतें हैं तो उनको ये कह के कि फलाना चोर है, फलाना डाकू है, फलाना चमकाना है, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊं अगर इनके साथ हाथ में लाऊं, मैं मर क्यों नहीं जाता, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। ये जो कल का फैसला है, कल के दिन से पहले हुकूमत के ऊपर प्रेशर था, ये मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग। कल के दिन से पहले जो प्रेशर था वो हुकूमत के ऊपर था, PDM की हुकूमत के ऊपर था। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, इमरान खान साहब कैसे आएंगे, इस्लामाबाद को कैसे फतह करेंगे, ये सारी बातें ज़ेरे बहस थी। कल जब इमरान खान साहब के कॉल के ऊपर, जो कि पहले इमरान खान साहब ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज के ज़रिए अपने लोगों को कहा था कि जी आप बाहर निकलें, कल जब रिस्पांस नहीं आया तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो मार्च करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अब ये सवाल डिस्कस हो रहा है और इससे उन्हें एक रिस्पेक्टेबल फेस सेविंग कैसे मिलेगी। मेरा मतलब है, हर दफा हम जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल तो नहीं करवा सकते ना उनकी फेस सेविंग के लिए। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ ये बात, खुदा न खास्ता नहीं, वो जाहिर है। हाँ, तो वो फेस सेविंग उनको कैसे मिलेगी
और जाहिर है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने आप को विन विन सिचुएशन में पाएं और ये काम ना करें। ये एक डिस्कशन होनी चाहिए और मैं मतलब कि मेरे जहन में है, तो जब मुज़ाकरात के लिए बैठेंगी दोनों पार्टियां तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी। जाहिर जी, मेरा जी, रास्ता फिर अब इलेक्शन के ऊपर बात आ जाती है। रिजवान रजी साहब, अब अगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी 11 महीने रह गए हैं, हम तो 11 महीने डट कर काम करेंगे, तो अब वो इलेक्शन चाहते हैं इमरान खान साहब अनाउंस हो जाएं, तो इलेक्शन तो फिर जल्दी अनाउंस नहीं होंगे। एक ये भी खबर है, जैसे कि आपने कहा कि इंसार अब्बासी साहब की खबर है, ये भी मेंशन किया गया है कि शायद मार्च अप्रैल के इलेक्शन के ऊपर पीटीआई राजी हो सकती है, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो वाजे कर दिया है कि भाई 11 महीने वेट करना पड़ेगा आपको। जी, अगर आपने मुझसे पूछा है दूसरा सवाल भी, तो मैं अर्ज करता हूँ कि जी बिल्कुल दोनों पार्टियों की तरफ से जो नेगोशिएशन पॉइंट्स हैं उसके अंदर ये है कि पीटीआई जो है वो मार्च अप्रैल के अंदर चाहती है। अब तो पीटीआई शायद एक लेवल पे इस सतह पे भी आ गई है कि आप अनाउंस कर दें मार्च अप्रैल का, या अनाउंस कर दीजिएगा मार्च अप्रैल के अंदर, करवा आप भले जुलाई अगस्त में ही लीजिएगा, लेकिन जो है असल में जो मसला है वो ये है कि जो नवंबर में कोई किसी अहम ओहदे के ऊपर जो तकर्री है, पीटीआई उसकी जो ट्रेन है उसको मिस होता हुआ महसूस कर रही है। उनका ख्याल था कि उस हवाले से लेकिन अब तो वो मिस होती हुई नजर आ रही है, अब तो वो मिस हो गई। जी, ज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो मिस हो जाएगी, और खास तौर पे हुकूमत जो है, मेरे से ज्यादा अच्छी खबर एजाज सैयद के पास है इस हवाले से, हुकूमत जो है शायद नवंबर के पहले हफ्ते में इस हवाले से कोई अहम अनाउंसमेंट कर दे। तो इसलिए वो जो एक जिसको इमरान खान साहब प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे वो भी शायद ना हो पाए। लेकिन तो यानी कि आप ये कि इस वक्त इमरान खान साहब के लिए बहुत ही कम ग्राउंड रह गया है प्रेशर का, और इस वक्त वो खुद प्रेशर में आ गए हैं, और जो अहम जिसके लिए वो एफर्ट कर रहे थे अब वो भी टाइम गुजरता हुआ नजर आ रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है कि नाहिली के बाद से इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रेशर डेवलप हुआ है, अब वो आगे कोई नई स्ट्रेटजी बना नहीं पाएंगे, और प्रेशर जो डालना चाहते थे, जो वो अचीव करना चाहते थे, चाहे नवंबर की तैनाती हो, चाहे इलेक्शन अनाउंसमेंट हो, वो उनको अब मिलने वाला नहीं है? देखिए, इमरान खान साहब प्रेशर तो कभी भी नहीं लेते। आप वो क्रिकेट का दौर देख लें या सियासत का दौर देख लें, वो प्रेशर कभी भी नहीं लेते। वो हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। प्रेशर उन्होंने बहुत ज़्यादा डाला है और उनके प्रेशर ने काम भी किया है। कल एक जगह एक तकरीब थी जहाँ पे हमारे अस्करी सरबराह मौजूद थे, उनकी भी जो गुफ्तगू हुई हमारे दोस्तों के साथ, वो यही थी कि हम चाहते हैं कि जो सियासतदान है ये अपने मामलात खुद से हल कर लें, ये ना हो कि फिर ये कहें कि बहुत देर हो गई। तो बात ये कि बात जो है वो मामलात की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे, काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं। अब देखिए 1 साल रह गया है, अगर जनवरी भी इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन खान साहब का प्रेशर काम कर रहा है। खान साहब की मकबूलियत है जिसकी वजह से ये हुकूमत जो 3-3.5 साल पहले कहती थी कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये जाली इलेक्शन हुए थे, इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन जब वो हुकूमत में आए हैं और वो ख़ुद इलेक्शन करवाना चाहते थे ये नैब तरामीम वगैरह के बाद, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है, आप ज़मनी इंतखाबात में देख लें कि ज़मनी इंतखाबात में लोग इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, लेकिन फिर भी पीटीआई और इमरान खान साहब को इतने वोट पड़े। दूसरी तरफ इमरान खान ने प्रेशर इनके ऊपर ऑन रखा हुआ है। दूसरी तरफ इमरान खान के पास पंजाब हुकूमत है, KPK की हुकूमत मौजूद है, जहाँ पर वो काम करके अपनी बहुत मज़ीद जो अपनी पोजीशन है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो अगर 1 साल बाद भी इलेक्शन होते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई हरज नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन अहम मामला ये है कि जैसे कि रिजवान रजी साहब कह रहे हैं कि फेस सेविंग का मामला ये है कि यहाँ पर मार्जिन बहुत कम रह गया इमरान खान साहब के पास, कि वो ऑब्जेक्टिव जिनको लेकर वो चले थे, हकीकी आज़ादी का नारा था, और वो ये कह रहे थे कि नवंबर में जो अपॉइंटमेंट है वो इनको नहीं करनी चाहिए, इलेक्शन की अनाउंसमेंट है वो फौरी होनी चाहिए, इलेक्शन ही फौरी होनी चाहिए। अब तो अनाउंसमेंट के ऊपर जैसे कि अनाउंसमेंट ही हो जाए वो भी नहीं है, तो अब तो उनके पास मार्जिन ही बहुत कम रह गया कि वो अब कोई पॉलिटिकली कुछ स्टेप ले सकें, आगे स्ट्रेटजी बना सके। तो उनके लिए तो ये यकीनन जो है वो देखिए आलिया यहाँ पे मैं आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जब 2014 में इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो वो धरना ख़त्म हो गया था 126 दिन के बाद, जब APS का आंदोलन
वाकया हुआ था, लेकिन वो प्रेशर ऑन रहा और 2018 में 4 साल बाद इलेक्शन हुए जिसमें इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने अपना जीत हासिल की। और वो इस तरह भी साबित हो रही है कि अब मौजूदा जब ज़मीनी इलेक्शन में पीटीआई जीतती है तो अपोजिशन कहती है कि ये तो पीटीआई की सीटें थी। तो वो जब 4 साल के गैप में अपना बयानिया मजबूत करते चले गए तो ये तो 1 साल बाद भी अगर इलेक्शन होते तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट। एजाज सैयद साहब, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अब जैसे जैसे इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा तो मज़ीद प्रेशर आएगा, टाइम भी बहुत कम रह गया है, अब मार्जिन भी नहीं है कि वो मज़ीद कोई ऐसा कोई स्टेप ले सकें कि जिसमें उनको कोई नतीजा खेज बन सके, तो फेस सेविंग कहाँ पर आकर इमरान खान साहब को मिल सकती है? जी एजाज, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि दो बुनियादी बातें हैं। एक है पब्लिक सपोर्ट जो कि अपेरेंटली इमरान खान साहब के पास है, और दूसरी है कानूनी और आईनी तौर पे दुरुस्त होना। वो क्वेश्चनेबल है कि इमरान खान साहब का जो कंडक्ट रहा है और अभी भी उनका कंडक्ट जो है। एजाज, मेरा सवाल ये था कि इस वक्त अगर अदालतों से भी इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिला और मार्जिन भी कम है, टाइम भी उस तरह से नहीं है उनके पास, नवंबर भी आ चुका है और नवंबर का भी अब काफ़ी तक सिनेरियो क्लियर हो चुका है कि अब नई अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि आर्मी चीफ ने खुद एक्सटेंशन लेने से उन्होंने कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो ये मामला तो काफ़ी क्लियर हो चुका है, इलेक्शन की डेट भी नहीं आने वाली, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी आज वाजे कर दिया कि भाई 11 माह रह गए, हमने तो डटकर काम करना है। तो इमरान खान साहब के पास मार्जिन कम है, फेस सेविंग कहां से मिलेगी उनको? इमरान खान साहब की फेस सेविंग के लिए एक ही दरवाजा है जो खटखटा रहे हैं वो बार बार, और वो दरवाजा खुल नहीं रहा, और वो दरवाजा फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया हुआ है। खुदा करे कि एस्टेब्लिशमेंट अपने दरवाजे सियासतदानों के लिए हमेशा बंद रखे और सियासतदान भी एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे ना खटखटाएं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब अभी भी आस लगाए हुए हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट कोई मदद देगी, जो फिलहाल मदद नहीं फराहम की जा रही। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स पसे पर्दा होती हैं, और वह पसे पर्दा जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनके असरात जो हैं हमारी, अदब से कहूंगा, अदलिया पर भी मुरतब होते हैं, हमारी इंतजामिया पर भी होते हैं और हमारे मीडिया के ऊपर भी होते हैं। तो ये पसे पर्दा क्या हो रहा है, यही तो हम पूछ रहे हैं कि वो कौन सी फेस सेविंग है कि इतने कम मार्जिन में, इतने कम टाइमिंग में इमरान खान साहब को भी फेस सेविंग मिल जाएगी और ये माहौल जो है, ये जो सिनेरियो है, ये भी चलता रहेगा। ये मैंने तो आपको अर्ज की ना कि वो फेस सेविंग मिल नहीं रही। फेस सेविंग की तरफ जो फेस सेविंग देते हैं ना, वो उनकी तरफ से दरवाजा बंद है। और मैं ये जो अर्ज कर रहा हूँ, एक मैं ब्रॉडर बात कर रहा हूँ कि खुदा करे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के सियासतदानों से रवाबत खत्म हो, और ये किसी को फेस सेविंग देनी है या नहीं देनी, इस बात के फैसले हमारी एस्टेब्लिशमेंट ना करे। अभी फिलहाल उन्होंने अनाउंस किया कि वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है या नहीं है इसके ऊपर बात होगी, लेकिन खुदा करे कि वो न्यूट्रल हो और रहें। अच्छा, ये एजाज, आपको क्या लगता है कि ये नाहली तो ये कहा जा रहा है टाइम बीइंग है, हो सकता है कि यही सीट के लिए हो, अभी तक तो ये भी क्लैरिटी नहीं आई है कि ये इसी सीट के लिए है, इसी असेंबली के लिए है, 5 साल के लिए, अब तो ये मामला अदालत में है। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे सिनेरियो क्या डेवलप होने वाला है? फौजदारी मुकदमा भी है, तो इमरान खान की ये जो नाहली है ये 5 साल या ताहयात आगे बढ़ सकती है? अगर ऐसा होता है तो फिर PTI का कोई फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जो दो छोटा सा सवाल मेरा भी ले लें कि ये रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? ये डी-सीट कर दिया गया है। दूसरी राय ये है इसके ऊपर कि उनको एक टर्म यानी कि इस तारीख से लेकर 5 साल तक की तारीख तक नाअहल कर दिया गया है। दूसरा इसका पहलू ये है कि इमरान खान साहब के इसी फैसले में एक और जो मैंने जिसका जिक्र भी किया कि कहा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि इमरान खान साहब के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम किया जाए और 120 दिनों के अंदर उसका फैसला दे दिया जाए। तो फौजदारी जो मुकदमा बनता है इस केस के अंदर, उसमें 3 साल की सजा भी है, और अगर वो 3 साल की सजा हो जाती है तो फिर तो ये मामला और कहीं चले जाते हैं। तो ये फिर इमरान खान साहब -1 की तरफ जाएंगे, फिर ये -1 हो जाएगा PTI को, कुछ ऐसा सिनेरियो आपको लगता है कि हो जाएगा?
-1 तो देखे ना, अभी इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है तो टेक्निकल ग्राउंड पे तो अभी -1 हो गया है ना। जी। अब तो अनटिल और अनलेस अदालतें उसे सेट असाइड नहीं करती तो ये -1 ही है। तो आप भी देखते हैं कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होने वाला, अब टाइम बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पीटीआई के ऊपर आ गया है, नाहिली का सामना है, तो आप वो खुद फाइट करेंगे, आप इस तरफ नहीं आएंगे? देखिए रिजवान भाई ने जो बात आगे कही थी ना, जब आपने उनसे पूछा था कि पब्लिक सपोर्ट के वाले से, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। मैं उसमें थोड़ी सी ये अर्ज करूंगा कि इमरान खान साहब की पब्लिक सपोर्ट पे तो असर नहीं पड़ा और ना पड़ रहा है, लेकिन जो इलेक्टोरल सपोर्ट है ना उनकी, कि जो उनके टिकट की मार्केट थी इलेक्टेबल्स में, वो जो मार्केट है वो जरूर डिस्टर्ब हुई है। क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो प्रीडोमिनेंटली ये चाहते हैं कि उसी जमात का टिकट हो जिसने आगे इक़्तिदार में भी आना है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ इस फैसले के बाद एक बात तो तय हो रही है कि इमरान खान साहब पावर में नहीं आएंगे फिलहाल, एज पर टुडे। अदलिया क्या फैसला देती है उसका मुझे और आपको नहीं पता। जी बिल्कुल आगे, क्योंकि नसीम सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है। जी नसीम सिद्दीकी साहब शॉर्टली। मैं क्विकली बात करता हूँ। देखें, जिस तरह मुत्तहदा के कायद कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ते थे, लेकिन अगर वो खंबे को भी देते थे टिकट तो उसको जीत मिलती थी। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से ये हुकूमत पीडीएम 13 जमातें खौफजदा हैं, क्योंकि वो इलेक्शन के मैदान में तो उनका मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए टेक्निकल नॉकआउट करने की नाकाम कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में इमरान खान दोबारा से उभर के सामने बात ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात का मैं इजाफा कर दूं। नसीम भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इमरान खान वाकई बहुत पॉपुलर है, लेकिन जब कैंडिडेट आप लाते हैं ना, कैंडिडेट बमुकाबला कैंडिडेट, तो फिर असल मैच तब होता है और वो तभी मैच होगा। जी ठीक है, जैसा कि हमने मुल्तान के हलके में देखा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी और रिजवान रजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो भी बहुत जल्दी से डेवलप हो रहा है और इलेक्शन कमीशन के इमरान खान की नाहली के फैसले के बाद से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया कि अब वो अपनी सियासी हिकमत अमली तय करें। अब हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल जोन में आ गई है और हुकूमत, खुशखबरी भी हुकूमत के लिए है कि वो कुछ अच्छे इकदामात भी कर रही है। आगे चलकर देखना यह है कि हुकूमत इसको किस तरह से टैकल करती है। आज के प्रोग्राम के से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।